नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा चैनल नया है, तो अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से हटाए 11 मोबाइल एप्लीकेशंस, यूजर्स को लगा रहे थे चूना। जी हां दोस्तों, गूगल ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया है। हैकर इन मोबाइल एप्लीकेशन में जोकर नाम का मेलवेयर का इस्तेमाल करके लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। इसके अलावा हैकर यूजर्स की अनुमति के बिना ही उनके प्रीमियम सेवाएं सब्सक्राइब करा देते थे। मतलब कि यूजर्स को पता भी नहीं होता था और वो नेटफ्लिक्स या फिर कहे कि अमेजॉन प्राइम जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। आपको बता दें कि 2017 से गूगल वायरस वाले एप्लीकेशन पर नजर बनाए हुए था। हैकर्स इन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए यूजर्स को चुना लगा रहे थे, साथ साथ निजी डेटा भी चुरा रहे थे। हालांकि अब कंपनी ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। इससे पहले कंपनी ने प्ले स्टोर से 25 मोबाइल एप्लीकेशन को हटाए थे जो कि फेसबुक यूजर्स का डेटा चुरा रहे थे। ऐसे में मोबाइल यूजर्स को भी ध्यान रखना होगा कि कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करे और कौन सी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके स्मार्टफोन में मैलिशियस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोडेड है तो उसे तुरंत डिलीट करें। अपने स्मार्टफोन में विश्वसनीय एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। अनजान मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। गूगल ने इसी महीने की शुरुआत में 25 मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटाया था। कंपनी ने यह कार्रवाई डेटा चोरी को लेकर की गई थी। ये सभी फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी कर रहे थे। गूगल को इन सभी एप्लीकेशन के बारे में फ्रांस की साइबर सिक्योरिटी की एक फर्म ने दी थी। आपको बता दें कि जितनी भी एप्लीकेशन अब तक प्ले स्टोर से हटाई गई है उसमें से ज्यादातर एप्लीकेशन वीडियो एडिटिंग, फ्लैशलाइट और वॉलपेपर से संबंधित थी। पीएम मोदी ने देश को समर्पित की सौर परियोजना, कहा रीवा ने रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा स्थित एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी शुरुआत की। मध्य प्रदेश की रीवा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रीवा ने वाकई में इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने का माध्यम है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। उन्होंने आगे कहा कि सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बेहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज कैपेसिटी का निर्माण ना हो। अब इसी दिशा में तेजी से काम चल रहा है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सौर ऊर्जा ने आम ग्राहक को एक प्रोड्यूसर भी बना दिया है, पूरी तरीके से बिजली के बटन पर कंट्रोल दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके घर में सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है और अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सौर ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं तो आप गवर्नमेंट को वो सारी ऊर्जा बेच भी सकते हैं और उसके लिए आपको अच्छी खासी रकम भी मिल सकती है। आगे मोदी ने कहा कि एलईडी बल्ब से तकरीबन 600 अरब यूनिट बिजली की खपत कम हुई है। बिजली की बचत के साथ लोगों को रोशनी भी अच्छी मिल रही है। साथ ही हर साल तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए की बचत मध्यम वर्ग को हो रही है। मोदी ने आगे कहा कि जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमारी आशाएं एवं आकांक्षाएं बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों, किसानों, आदिवासियों को होगा। नागरिकता संशोधन बिल लाने के बाद ही रच ली गई थी दंगों की साजिश, दिल्ली पुलिस का हलफनामा। जी हां दोस्तों, दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन बिल मतलब कि सीएए लाए जाने के बाद दिसंबर में ही दिल्ली दंगों की पटकथा लिख ली गई थी। दिल्ली दंगों की साजिश बड़े पैमाने पर रची गई थी। ये साजिश 13 से 15 दिसंबर को जामिया नगर इलाके में हुए दंगों के साथ रची गई थी। इस साजिश में जामिया मिलिया के छात्रों के काफी ग्रुप एवं स्थानीय ग्रुपों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें कई नेता भी शामिल हो गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे में ये बात कही है। दिल्ली पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से 17 सितंबर 2020 तक का समय मांगा है। आपको बता दें कि स्पेशल सेल दिल्ली दंगों की साजिश की जांच कर रही है। दंगों की साजिश करने वाले काफी आरोपी को स्पेशल सेल की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। स्पेशल सेल ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश बहुत बड़े पैमाने पर रची गई थी। सीए के विरोध में राजधानी मतलब कि दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इन प्रदर्शन स्थलों पर माहौल खराब करने के लिए बड़े नेताओं एवं एक समुदाय के बुद्धिजीवियों को बुलाया गया था। इन लोगों ने देश के खिलाफ एवं भारत सरकार के खिलाफ ऐसे नारे दिए कि दंगों जैसा माहौल पैदा हो गया। 23 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए हुए थे। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने अपने भाषण में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह दिखाना है कि एक समुदाय विशेष पर अत्याचार हो रहे हैं। उसने दिल्ली एवं महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण दिए थे।
सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की संभावना बढ़ी, सुब्रमण्यम स्वामी ने वकील नियुक्त किया। जी हां दोस्तों, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और अभी तक 32 से अधिक लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच के लिए वकील नियुक्त किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले में संभावित सीबीआई जांच के लिए प्रोसेस शुरू कर दी है। सुशांत की आत्महत्या के संबंध में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा संभावित सीबीआई जांच को लेकर उठाए गए कदम की ट्विटर पर तारीफ हो रही है। लोग सुब्रमण्यम स्वामी को धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौत हुई है। बेशक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो चुका है कि अभिनेता की मौत फांसी लगाने के बाद दम घुटने से हुई थी, लेकिन अभी तक सुसाइड के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों एवं करीबियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से सुशांत डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे और वो अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड या फिर कहे कि फिल्म इंडस्ट्री में हर 2 में से एक एक्टर डिप्रेशन का शिकार रहता है। हर एक्टर को हर एक समय पर काम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसे में कोई भी एक्टर इंसान ही होता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो भी एक्टर डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो अपने आप को मार लेते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। और इसीलिए सुशांत की मौत के पीछे या फिर कहे कि आत्महत्या के पीछे असली वजह अब तक सामने नहीं आई है और इसीलिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि असली वजह सामने आए। चीन से बिगड़ते रिश्तों के बीच अमेरिका फिर से एटम बम बनाने में जुटा। जी हां दोस्तों, चीन और रूस के साथ लगातार बिगड़ते रिश्ते और वैश्विक स्तर पर बढ़ते इनके खतरों को देखते हुए अमेरिका एक बार फिर परमाणु बम बनाने में जुट चुका है। अमेरिका अगले 10 सालों में इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। अमेरिकी संस्था द नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन परमाणु हथियार बनाती है। संस्था के अनुसार मौजूदा परमाणु हथियार काफी पुराने हो चुके हैं, उन्हें बदलना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी से हथियार बनाने पर वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। एनएनएसए लगातार अपने पुराने बमों को अपग्रेड करती रहती है। आपको बता दें कि 2018 में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। साउथ कैरोलिना और न्यू मैक्सिको मतलब कि जहां पे ये एटम बम बनने हैं वहां के लोगों को डर है कि अगर फैक्ट्री शुरू हुई तो लोग रेडियो एक्टिव यानी कि रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि ओबामा सरकार के समय भी यहाँ परमाणु हथियारों के निर्माण पर सहमति जताई गई थी, लेकिन एनएनएसए का मानना है कि अमेरिका इस काम को नहीं रोक सकता। काम में देरी से न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ सकती है बल्कि औद्योगिक उत्पादन का खर्च भी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 7,550 परमाणु हथियार है। उसने 1750 बमों को मिसाइलों के साथ लगा रखा है। इसमें से 150 यूरोप में तैनात है ताकि रूस पर नजर रखी जा सके। रूस के पास 6,375 और चाइना के पास 320 एटम बम है। फर्जी पायलट मामले में अमेरिका ने भी पाकिस्तान की उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने भी कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चार्टर विमानों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी है। अमेरिकी ही परिवहन मंत्रालय ने पाकिस्तानी पायलटों के प्रमाण पत्रों को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की जताई चिंता के बाद आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने अपने 32 मेंबर देशों से कहा कि वो फौरन पाकिस्तान के पायलटों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कल ही पाकिस्तान की एविएशन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 34 पायलट्स को सस्पेंड कर दिया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में बीते महीने हुई एक जांच में पाया गया था कि उसके 1/3 पायलट ने अपनी योग्यता संबंधित गलत जानकारियां और कागजात दिखाए थे, मतलब कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो पायलट्स बने थे। उधर यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के संचालन को 6 महीने तक के लिए रोक दिया है। हालांकि संदर्भ में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। पाकिस्तान टीवी चैनल जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अमेरिका के प्रतिबंधों की पुष्टि की है। अमेरिका में तीसरी बार भीषण विस्फोट, सैन्य ठिकानों पर इजराइल के हमले का शक। जी हां दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से 2 बड़े बम धमाके सुनाई दिए हैं। शुक्रवार सुबह तेहरान की 2 इमारतों में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद शहर के एक हिस्से की बिजली भी चली गई। जिन इमारतों में विस्फोट हुआ वहां क्या काम होता था इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ ईरानी सेना के गुप्त अड्डे थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले के पीछे भी इजराइल का ही हाथ हो सकता है। कहा गया है कि इस इलाके में ईरान के 2 अंडरग्राउंड
ग्राउंड केंद्र है। इसमें से एक में केमिकल वेपन पर शोध होती है और दूसरा अज्ञात सैन्य उत्पादन केंद्र है। बीते 3 सप्ताह में ईरान में यह तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले हुए 2 विस्फोट में ईरान के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच कई सालों से युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने में सफल न हो जाए, इसीलिए इजराइल हमला करता रहता है और हो सकता है कि ये सारे हमले भी इसीलिए किए जा रहे हो।